हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे जनरल साइंस की वीडियो मेंस के लिए। तो मैं वन लाइनर प्रश्न बनाकर आपके लिए लाया हूँ साइंस के। इसमें ऑप्शन बनाता तो बहुत तामझाम हो जाती और बहुत ज़्यादा टाइम लगता उसमें। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने सोचा कि कम समय में अधिक आपको दिया जाए, तो मैंने वन लाइनर प्रश्न यहाँ पर बना दिए हैं, जिसके माध्यम से आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो कवर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपन इस क्लास को, और लास्ट तक बने रहिए, कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर पहला है आपके सामने, रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो साथियों, रेडियो एक्टिवता की बात करें तो रेडियो एक्टिवता का मापन है वो किया जाता है जीएम काउंटर से। किसके द्वारा? जीएम काउंटर के द्वारा इसका जो है मापन किया जाता है। अब ये जीएम काउंटर क्या है? तो जीएम काउंटर का फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसको कहा जाता है गीगर मूलर। क्या कहा जाता है? गीगर मूलर कहा जाता है जीएम काउंटर को। तो रेडियो एक्टिवता, ये साथियों जनरल साइंस के अंतर्गत रेडियो एक्टिवता आती है। और रेडियो एक्टिवता इससे साथ एक और बात आती है, कार्बन डेटिंग। आपने नाम सुना होगा कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का यूज कहाँ किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है जीवाश्मों की आयु पता लगाने के लिए। किसकी? जीवाश्मों की आयु, जीवाश्मों की उम्र पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मापन इकाई है? तो प्रकाश वर्ष के द्वारा जो लंबी, बहुत ज्यादा लंबी दूरियां होती हैं उनका मापन किया जाता है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछे तो ये किसका मापन है, किसका मापन करती हैं प्रकाश वर्ष? तो वो दूरी का मापन करती हैं। आप मेरे को एक चीज बताइए कि एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है? इसका एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखो, यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तोला जाए, ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं कि अनुप्रयोग पर आधारित, जिसको कहते हैं अनुप्रयोग। जो नियम है इसमें आपके सिलेबस में लिखा विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब है कि उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, किसी एक नियम से जुड़ी हुई। तो यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तोला जाए तो वो उसके बाहर में होगी। ये बाहर नहीं, बाहर है, ठीक है। यानी कि एक वस्तु है जिसका वेट है मान लीजिए 10 किलोग्राम, ठीक है। अब इसको सीधा नॉर्मली तोलते हैं, जैसा हमेशा अपन तोलते हैं, तो ये 10 किलो की ही दिखेगी, ठीक है। अगर इसको तोलना हो और एक पानी के अंदर डाल दिया जाए, इसको पानी है ये, और इसके अंदर अब इस 10 किलो वाले को तोला जाएगा तो इसका वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बाहर में क्या हो जाएगी? इसके कमी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, वह बल जो अकेंद्रीय और असंरक्षीय होता है, तो कौन सा बल होता है? वो होता है घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। अब ये दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। अपन जब चलते हैं तो भी क्या होता है? घर्षण होता है। और कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक परिस्थिति दी जाती है और उसमें कहा जाता है कि वहां पर फिसल जाते हैं। तो क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि वहां पर घर्षण बल है वो खत्म हो जाता है, इसी कारण हम फिसलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, वह भौतिक घटना जिसके आधार पर सरल पेरिस्कोप कार्य करता है। पेरिस्कोप को हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है परिदर्शी। क्या कहा जाता है? परिदर्शी इसको कहा जाता है। लेकिन आपको इंग्लिश में ही ध्यान रखना है। ये किस सिद्धांत पर या किस घटना पर कार्य करता है? तो ये करता है प्रकाश के परावर्तन पर। प्रकाश वाले चैप्टर से ज्यादा प्रश्न बनते हैं प्रकाश के परावर्तन पर। आने वाले टाइम में सारे प्रश्न अपन करने की कोशिश करेंगे। तो ये किस पर आधारित होता है? प्रकाश के परावर्तन पर आधारित होता है पेरिस्कोप। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि वाहनों में पश्च दृश्य, ये पश्चिम नहीं है, पीछे का जो दृश्य है उसको देखने के लिए वाहनों के साइड में मिरर लगा होता है, और वो कौन सा मिरर होता है ये आपको बताना है। तो ये तो मतलब 1000 बार पूछा गया प्रश्न है। तो वो मिरर होता है आपके उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। अपन जो आंख से संबंधित रोग होते हैं उनमें अलग अलग लेंस लगते हैं, वो भी अपन नेक्स्ट क्लासों में अपन चर्चा कर लेंगे उन सब की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? अब ये कैसे जुड़ा हुआ है भाई अपने दैनिक जीवन से? ये देखो, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आपके इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही चलती है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये जनरल साइंस में जुड़ा हुआ है। सामान्य सी बात यह है कि अगर आप 9th और 10th की विज्ञान अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपका हर प्रश्न सही हो जाएगा। बस 2-3 एक टॉपिक है सैटेलाइट वगैरह का,
तो वो भी उपग्रह वगैरह में, सौर मंडल वाला चैप्टर भी उसमें कवर होता है उपग्रह में, ठीक है ना। तो उसमें वो शामिल करके आपको बेसिकली थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। फिर आपके जो सैटेलाइट है और ये आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, जितने भी उसमें कवर होते हैं सिलेबस में, है ना। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दूर संचार में है। अब देखिए अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। तो ये की गई, अपन बेसिकली इसको बोलते हैं जे थॉमसन। अब एग्जामिनर क्या करता है, ये प्रश्न बहुत आसान है, हर कोई कर लेगा इसको, है ना। अब इसका नाम क्या देगा वो जे की जगह, तो वो देगा जोसेफ जॉन थॉमसन। तो ये इसका पूरा नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जोसेफ जॉन थॉमसन। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है। किसी परमाणु का सर्वाधिक जो द्रव्यमान है वो कहाँ केंद्रित होता है, तो वो उसके नाभिक में केंद्रित होता है। कहाँ पर, नाभिक में। कहाँ पर केंद्रित होता है, नाभिक में केंद्रित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, वह तत्व जो सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। आवर्त सारणी आपने नाम सुना होगा और पढ़ा भी होगा, उसमें एक तत्व होता है हाइड्रोजन, जिसको H से लिखा जाता है। ये जो क्या है, हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइड्रोजन सभी अम्लों में उपस्थित होता है, हाइड्रोजन, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपके शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। ये तो भाई कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है, एक आपने नाम सुना होगा CO2, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता होगा, इतना तो आप भी पढ़े हुए हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहा जाता है। इसी के ठोस रूप को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ किसको कहा जाता है, ठोस CO2 को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, कौन सा जीव है जो पोषण की मृतोपजीवी विधि पर निर्भर करता है। तो ये होता है एगेरिकस, इसको कहते हैं एगेरिकस। ये देखिए ध्यान में रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पारिस्थितिकी वगैरह टॉपिक है उसमें भी ये शामिल होता है, क्योंकि उसमें जो उत्पादक है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, फिर अपघटक आते हैं। तो ये मृतोपजीवी कौन होते हैं, मतलब मरे हुए को उसमें खाते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, तो वो एगेरिकस है। अगला है कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति। देखो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं, ये तो मेरे को आप कमेंट करके बताइए, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, अब पादप तो अपने जीवन से जुड़े हुए हैं, तो इनको तो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर तो पूरा ही अपने से जुड़ा हुआ है, तो मेन टॉपिक उस सभी अपने को पता होना चाहिए। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ पर होता है, यकृत द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में कौन सा आयन प्रचुरता में पाया जाता है, यानी कि प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आयन कौन सा है, तो यह कैल्शियम आयन। कौन सा आयन है, कैल्शियम आयन है, जो प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। क्या बनाना है, प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन होता है, दालें होती हैं, ठीक है। अब दालों में प्रोटीन आती कहां से है, तो प्रोटीन आती है नाइट्रोजन से। कहां से, नाइट्रोजन से। कुछ जीव होते हैं, एजोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, ऐसे कुछ जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, इन जो दालें होती हैं इनकी, जैसे मटर की बात कर लो, तो मटर की जड़ों में वो लग जाते हैं और वहां पर वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं और नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्थिरीकृत करते हैं, वहां पर नाइट्रोजन को इकट्ठा करते हैं, जिससे वहां पर क्या बन जाती है, उनकी जड़ों में, ऐसे जड़ों में गांठें बन जाती है, उनमें नाइट्रोजन होती है, वो नाइट्रोजन पौधे को मिलती है, उसके बीजों में जाती है और इस प्रकार अपने को प्रोटीन दालों में प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सा है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये पुस्तक में जीव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो जीव विकास की अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई, तो ये दी गई चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये पुस्तक में
जिसका नाम भी आपको ध्यान में रखना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा आपके जीवों का विकास हुआ है, इसकी अवधारणा किसने दी? चार्ल्स डार्विन ने दी। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, एम्फीसाइमा रोग। अब एम्फीसाइमा रोग किसको प्रभावित करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्रभावित करता है फेफड़े को। अब जो कोरोना चर्चा में रहा था, तो कोरोना से संबंधित प्रश्न भी अपने से पूछा जा सकता है साइंस के अंतर्गत। ठीक है, वैक्सीन से संबंधित प्रश्न अपने से पूछे जा सकते हैं, वो भी अपन करेंगे, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फेफड़ों को ये प्रभावित करता है। अगला है टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो टाइफाइड बुखार होता है, इसका जो मतलब जिसके कारण होता है, उस जीवाणु का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका वैज्ञानिक नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी इसका नाम है। याद रखना, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है टाइफाइड, टाइफी से टाइफाइड। अगला देखो, माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी वैक्सीन। ये वैक्सीन है बेसिकली, माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी, इसको वैसे बोलते हैं MIP। ये वैक्सीन किससे संबंधित है, किस रोग से संबंधित है? तो इस वैक्सीन का संबंध है कुष्ठ रोग से। किस रोग से? कुष्ठ रोग से ही संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, वेस्ट नाइल वायरस। वेस्ट नाइल, इसको नील पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वेस्ट नील वायरस है, रोग का प्राथमिक वाहक कौन है? तो इस रोग का प्राथमिक वाहक होता है मच्छर। कौन होता है? मच्छर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? तो देखिए, मानव रक्त क्या है, बेसिकली पहले तो ये पता होना चाहिए। तो रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि रक्त तो अलग अलग ग्रुप में पाया जाता है, और ग्रुप की रक्त के अलग अलग ग्रुप हैं, AB है, A है, B है, O है। इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी, ये मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तरल संयोजी उत्तक है, और तरल संयोजी उत्तक में यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब प्लाज्मा में इसका जो परिवहन होता है, तो ये प्लाज्मा में इसका परिवहन होता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। किस रूप में? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में इसका परिवहन होता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मिट्टी में क्षारीयता। मिट्टी में किसको कम करना है? क्षारीयता को कम करना है। तो मिट्टी में क्या करना चाहिए? जिप्सम का छिड़काव करना चाहिए। जिप्सम का प्रयोग यहाँ पर किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, सर्वाधिक विद्युत का सुचालक तत्व कौन सा है? विद्युत का सुचालक तत्व कौन सा है? देखिए, इसके अंतर्गत बात करें तो हीरा आपको पढ़ना चाहिए, ग्रेफाइट आपको पढ़ना चाहिए, और इसके अलावा बात करें जैसे सबसे ज्यादा चालक कौन है, कुचालक कौन है, कुचालक कौन होते हैं, सुचालक कौन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सुचालक की बात करें तो सर्वाधिक अच्छा, सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। कौन है? चांदी, जिसको आवर्त सारणी में AG से लिखा जाता है ना, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हृदय में शरीर की ओर, देखो हृदय से, ये अपना क्या है? हार्ट है, ये हार्ट है। ठीक है, यहाँ ये क्या है? बॉडी है। अब जब हार्ट से बॉडी की तरफ लेकर जाती है रक्त, तो वो कौन होती हैं? वो होती हैं आपके धमनी। कौन लेकर जाती हैं? धमनी लेकर जाती हैं हार्ट से बॉडी की तरफ। ठीक है, अब धमनी को आर्टरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्टरी बोला जाता है, ये ध्यान रखना। अब देखिए, यहाँ पर धमनी लेकर जाती है, बॉडी से जो अशुद्ध रक्त है वो हृदय में कौन लेकर आती है? तो वो लेकर आती है सिरा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो आपके हृदय से शरीर की ओर पूछा है, यानी कि हार्ट से बॉडी में, तो यहाँ पर कौन लेकर जाती है? धमनी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसको कहा जाता है फीमर। ये कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है जांग में। कहां पर? जांग में पाई जाती है फीमर। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रिकॉम्बिन। ये रिकॉम्बिन नहीं है, इसको मैं सही कर देता हूं, रिकॉम्बिनेट है। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? रिकॉम्बिनेट। रिकॉम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी के अंतर्गत DNA को विभिन्न भागों में काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपने DNA पढ़ा होगा,
ये सुना तो होगा कि ऐसा डीएनए होता है, ऐसा, ठीक है। अब जब इस डीएनए की लड़ियां जो ये आपस में हैं होती हुई, इनको यहाँ से मान लो काटना है, तो किस एंजाइम की सहायता से काटा जाएगा? तो ये काटा जाएगा आपके किस एंजाइम की सहायता से? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। क्या बोलते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। अगला है प्रोजेक्ट ब्रेन वेव, किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट ब्रेन वेव संबंधित है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। किससे? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है, एआई से संबंधित है प्रोजेक्ट ब्रेन वेव। अगला प्रश्न देखो, चर्चा में रहने वाला प्रोजेक्ट लून, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संचार प्रणाली से, बेतार संचार प्रणाली से। बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है ये, ठीक है। आगे है बायोगैस होती है। बायोगैस क्या होती है? अब ये सब अपने जीवन से जुड़े हुई चीजें हैं। बायोगैस में क्या क्या होता है? तो बायोगैस में बेसिकली अगर अपन बात करें तो बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। मीथेन यानी कि CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं CO2, ये होती है बायोगैस के अंदर। अगला प्रश्न देखो, वह सॉफ्टवेयर उन लोगों को मदद करता है जो कंप्यूटर पर इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कंप्यूटर पर टाइप करना चाहता है और हाथों का प्रयोग नहीं कर पाता है, तो इनपुट के लिए वो कौन सा यूज कर सकते हैं? तो उसके लिए होता है स्पीच, ये इसको मैं सही लिखता हूं, कौन सा होता है? स्पीच सिंथेसाइजर सॉफ्टवेयर होता है, सिंथेसाइजर। स्पीच सिंथेसाइजर प्रोजेक्ट क्या कहते हैं इसको? स्पीच सिंथेसाइजर से अच्छा है रिकॉग्निशन। मैं इसको सही लिख देता हूं पूरा, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा होता है? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगला है कि स्टोरेज। अब ये स्पीच रिकॉग्निशन क्या करते हैं? जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और रिकॉर्डिंग हो रही, वैसे ही क्या है, मैं जैसे भी कोई बंदा बोलेगा तो उसको टाइप कर सकता है, उस हिसाब से, बोलने के हिसाब से लैपटॉप कंप्यूटर वो चला सकता है। तो ये आपके स्पीच रिकॉग्निशन है, यानी कि वो स्पीच जो भी बोलता है वो कमांड एक्सेप्ट करने का सॉफ्टवेयर होता है ये। स्टोरेज की कम जगह में अधिक फाइलों या डेटा को स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है? अब जगह कम है, डेटा या फाइलें ज़्यादा है, तो जो फाइलें हैं उनको क्या कर दिया जाता है? यहाँ पर कंप्रेस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कंप्रेस कर दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। डेटा को क्या कर दिया जाता है और फाइलों को क्या कर दिया जाता है? कंप्रेस कर दिया जाता है, जिससे उनका साइज में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, साइज कम हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, आज तो इतने ही प्रश्न लेकर आया हूं मैं। अगर आपको चाहिए कि इसी प्रकार के और प्रश्न डेली लाए जाए, तो मैं आपके लिए इस प्रकार के प्रश्न ला सकता हूं। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि हाँ, इस प्रकार के प्रश्न लाइए, हमारे लिए यूजफुल रहेंगे। सब डेली लाइफ से जुड़े हुए प्रश्न थे, तो जरूर बताइएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहां पर इसकी PDF वगैरह आपको मिल जाएगी।